नमस्कार दोस्तों, मैं अनोख मनीवाल, गणित का अध्यापक। आप सभी का मेरे YouTube चैनल चैंपियन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत और सत्कार करता हूं। दोस्तों, 12th क्लास का तीसरा चैप्टर मैट्रिक्स यानी कि अवयव हम पढ़ रहे थे और अवयव में हमने मैट्रिक्स की विभिन्न परिभाषाओं का विभिन्न प्रकार के बारे में हमने पढ़ा था। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था स्क्वायर यानी कि वर्ग अवयव है, वर्ग अवयव है, वर्ग अवयव है यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स हमने पढ़ी थी। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या था? स्क्वायर मैट्रिक्स के भाग थे। स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? जिसमें स्तंभ और पंक्तियों की संख्या समान होती है, यानी कि रो बराबर कॉलम, यानी कि रो के बराबर में जिस मैट्रिक्स में रो और कॉलम बराबर होंगे उससे हम क्या बोलते हैं? वर्ग अवयव बोलते हैं। ठीक है, इतना हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। वर्ग अवयव के बाद में वर्ग अवयव के प्रकार हमने देखे थे। वर्ग अवयव के प्रकार में क्या था? पहला था विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव। वर्ग अवयव के प्रकार में विकर्ण अवयव हमने देखा था, अदिश अवयव हमने देखा था, अदिश अवयव हमने देखा था, और इसी में हमने देखा था इकाई मैट्रिक्स यानी कि यूनिट मैट्रिक्स, इकाई मैट्रिक्स हमने पढ़ा था। इन चारों मैट्रिक्स में ये जो तीन मैट्रिक्स हैं ये सारे वर्ग अवयव के ही भाग हैं। वर्ग अवयव के भाग इसलिए माना जाता है क्योंकि वर्ग अवयव में क्या होता है? रो और कॉलम बराबर होते हैं। उसी प्रकार विकर्ण अवयव, अदिश अवयव और इकाई मैट्रिक्स में क्या होंगे दोस्तों? विकर्ण और रो और कॉलम क्या होंगे दोस्तों? बराबर होंगे। ठीक है, अब इनमें कंडीशन क्या थी? विकर्ण अवयव में क्या था कि विकर्ण के अवयवों को छोड़कर, विकर्ण के अवयवों को छोड़कर सारे अवयव क्या थे दोस्तों? सारे अवयव क्या थे? जीरो थे, जीरो। यानी कि केवल विकर्ण वाले अवयव थे वो ही क्या थे? नॉन जीरो थे, बाकी सारे के सारे जीरो थे। अदिश अवयव में क्या था कि अदिश अवयव में यह था कि विकर्ण के अवयव थे वो क्या थे? विकर्ण के अवयव समान थे दोस्तों। ठीक है, विकर्ण के अवयव समान थे, यानी कि विकर्ण अवयव में तो क्या था? विकर्ण के अलावा सारे जितने भी एलिमेंट थे वो सारे के सारे जीरो थे। ठीक है, परंतु बराबर होने आवश्यक नहीं है। परंतु अदिश अवयव में क्या था दोस्तों? अदिश अवयव में विकर्ण के जो अवयव थे वो सेम थे, समान थे, और बाकी के जितने भी अवयव थे वो जीरो थे। अब आती है बात इकाई मैट्रिक्स की। इकाई मैट्रिक्स में क्या था? विकर्ण के अवयव क्या होने चाहिए दोस्तों? विकर्ण के अवयव एक, यानी कि इकाई होनी चाहिए। जहां पे विकर्ण के अवयव इकाई होंगे और बाकी के सारे अवयव जीरो होंगे वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी दोस्तों? इकाई मैट्रिक्स कहलाएगी। यानी कि कल हमने इतना देखा था कि वर्ग अवयव हमने पढ़ा था, वर्ग अवयव में रो और कॉलम बराबर होंगे। ये जो मैट्रिक्स है विकर्ण अवयव, अदिश अवयव और इकाई मैट्रिक्स, ठीक है, इन सभी में क्या था दोस्तों? सभी में क्या होगा? रो और कॉलम बराबर होंगे। अब इनमें डिफरेंस देखते हैं। विकर्ण अवयव में विकर्ण के अवयव हैं वो जीरो नहीं होंगे, बाकी सारे जीरो होंगे। अदिश अवयव में विकर्ण के अवयव समान होंगे। इकाई मैट्रिक्स में विकर्ण के अवयव क्या होंगे? एक होंगे, बाकी के सारे अवयव क्या होंगे दोस्तों? जीरो होंगे। ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया था। ये है मैट्रिक्स की बिल्कुल बेसिक जानकारी दोस्तों। ठीक है, विकर्ण मैट्रिक्स है वो कितने प्रकार की हो सकती है वो हमने पढ़ा था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स के गुणधर्म, यानी कि मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे, यानी कि मैट्रिक्स को हम किस प्रकार से चयन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम देखते हैं विकर्ण अवयव के गुणधर्म, यानी कि मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज का आज हम अध्ययन करेंगे दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल बेसिक ज्ञान है दोस्तों। जिन बच्चों का बेसिक ज्ञान कमजोर है वो इससे बेसिक और कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। ठीक, तो दोस्तों आगे हम देखते हैं परिवर्त यानी कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि आज का टॉपिक है अवयव के गुणधर्म। अवयव के गुणधर्म, अवयव के गुणधर्म यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। और प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स में पहला गुणधर्म है परिवर्त अवयव, परिवर्त अवयव। और परिवर्त अवयव को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ये दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टार लगा लेना इस पे।
परिवर्त अवयव है। परिवर्त अवयव में हम क्या करते हैं कि किसी मैट्रिक्स है उसका हम ट्रांसपोज यानी कि परिवर्त निकालते हैं। परिवर्त निकालना आना चाहिए। परिवर्त निकालने के बाद में ही हम क्या है, हम विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन कर सकते हैं। आगे आने वाली परिभाषा है उनमें परिवर्त अवयव बहुत काम आएगा। तो हम देखते हैं कि परिवर्त अवयव किस प्रकार से निकालते हैं। परिवर्त अवयव का मतलब क्या होता है कि मैट्रिक्स है ना, उसके क्रम है उसको चेंज कर देना, और पंक्ति है उसको स्तंभ बना देना, और स्तंभ को पंक्ति बना देना। यानी कि रो को किस में चेंज कर देंगे दोस्तों, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे और कॉलम को रो में चेंज कर देंगे। चाहे तो आप पंक्ति है उनको स्तंभ में चेंज कर सकते हैं या फिर स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर सकते हैं, एक ही बात होगी दोस्तों, ठीक है। सेम रिजल्ट हमारे पास प्राप्त होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं तो मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है और ए आई जे है, m गुणा n क्रम की कोई मैट्रिक्स है, तो उसका परिवर्त हम किस प्रकार से लिखेंगे, a की t या फिर a डैश के रूप में हम इसको परिभाषित करते हैं, लिखते हैं, ठीक है। यानी कि परिवर्त किसी मैट्रिक्स का परिवर्त यानी कि अवयव का परिवर्त a की t या फिर a डैश से निरूपित करते हैं, और वो किस प्रकार से लिखा जाएगा, a j i और n गुणा m, यानी कि पंक्ति है उसको स्तंभ बना देंगे और स्तंभ है उनको क्या बना देंगे दोस्तों, पंक्ति बना देंगे, ठीक है। आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं ये चीजें समझाता हूं। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए है 1 0 2 और 5 3 -4 और 3 8 6, और ये है दोस्तों 3 इंटू 3 क्रम की मैट्रिक्स, 3 इंटू 3 क्रम की ये क्या है, मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसको हम 3 इंटू 3 क्रम की मैट्रिक्स है, तो इसको हम किस प्रकार से ट्रांसपोज में चेंज करेंगे, यानी कि इसका ट्रांसपोज किस प्रकार से निकालेंगे, यानी कि a की t बराबर हम क्या लिखेंगे, यानी कि जो ये पंक्ति है इस प्रकार से, ये पंक्तियां हैं इनको क्या बना देंगे दोस्तों, यानी कि लेफ्ट राइट को हम क्या क्या बना देंगे, अप डाउन बना देंगे, ठीक है। यानी कि ये जो पंक्ति है 1 0 2 इसको हमने क्या बना दिया, स्तंभ बना दिया। ये दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना देंगे 5 3 -4, और तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ हम इस प्रकार से बना देंगे। और ये क्या हो गया दोस्तों, ये तो क्या है, दोनों सेम क्रम की मैट्रिक्स थी, 3 गुणा 3, यानी कि पंक्ति और स्तंभ क्या थे, दोनों सेम थे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इस प्रकार से मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी। तो इसमें तो हमने क्या किया दोस्तों, एक पंक्तियां थी उनको हमने किस में चेंज कर दिया, स्तंभ में चेंज कर दिया। आगे हम देखते हैं अगर हम स्तंभ को पंक्तियों में चेंज करें तो हमें क्या रिजल्ट प्राप्त होता है, यानी कि a की t बराबर हमारे पास क्या होगा 1 5 3, ये क्या है दोस्तों, स्तंभ है। तो स्तंभ को हम अगर पंक्तियों में चेंज कर दें तो 1 5 3 इस प्रकार से पंक्तियों में लिख दिया। दूसरा स्तंभ है 0 3 8, इसको पंक्ति में लिख दिया। तीसरा स्तंभ है 2 -4 और 6। तो हम देखते हैं कि चाहे तो पंक्ति को ये दोनों सेम टू सेम प्राप्त होते हैं, यानी कि चाहे तो हम पंक्ति को स्तंभ में चेंज करें या फिर स्तंभ को पंक्ति में चेंज करें तो दोनों सेम रिजल्ट प्राप्त होता है दोस्तों, ठीक है। और ये तो क्या था, दोनों सेम क्रम की, यानी कि रो बराबर क्या थी, इसमें रो बराबर कॉलम थी। और अगर हम हमारे पास क्या हो, विभिन्न क्रम की अलग मैट्रिक्स हो, यानी कि जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या अलग अलग हो, तो उसमें हम किस प्रकार से चेंज करेंगे वो आगे हम इसमें देखते हैं दोस्तों। यानी कि परिवर्त आपको निकालना आ गया होगा कि किसी मैट्रिक्स का उसका ट्रांसपोज हम किस प्रकार से निकालते हैं, तो वो आगे हम देखते हैं। मान लीजिए कोई एग्जाम्पल मैं लेता हूं, एग्जाम्पल ए है, कोई मैट्रिक्स इस प्रकार से 1 5 0 8 और 2 3 4 1 8 7 2 0। मान लीजिए ये क्या है, ये है 3 गुणा, यानी कि 3 तो इसमें क्या है 3 इंटू और 4 इसमें स्तंभ है, 3 इंटू 4 क्रम की क्या है ये दोस्तों मैट्रिक्स है, 3 इंटू 4 क्रम की क्या है मैट्रिक्स है। इसको हम क्या चेंज करेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे। इसका ट्रांसपोज हम किस प्रकार से निकालेंगे, पंक्ति है उसको स्तंभों में चेंज कर दो, पंक्ति है उसको स्तंभ में चेंज कर दो, यानी कि 1 5 0 8 को क्या बना दो, 1 5 0 8 को मैंने बना दिया, पंक्ति थी उसको स्तंभ बना दिया। 2 नंबर पंक्ति है उसको 2 नंबर स्तंभ बना दो, 2 3 4 1 2 3 4 1, और 3 नंबर पंक्ति है उसको हम 3 नंबर स्तंभ बना देंगे, 8 7 2 0। इस प्रकार से ये हमारे पास ट्रांसपोज प्राप्त हो गया। अब हम ध्यान से देखेंगे कि जो क्रम था 3 इंटू 4 का, वो क्रम किस में चेंज हो गया, 4 इंटू 3 में चेंज हो गया, ठीक है, 4 इंटू 3 में चेंज हो गया। मैंने आपको बताया था, मान लीजिए ए कोई ए आई जे m गुणा n क्रम की कोई मैट्रिक्स है, तो उसका ट्रांसपोज होगा ना दोस्तों, ट्रांसपोज होगा ए जे आई
और n गुणा m रूप का हमें प्राप्त होगा। यानी कि 3 गुणा 4 है तो वो किस में प्राप्त हो गया, 4 गुणा 3 में। तो आपको मैं आशा करता हूं कि आपको ये ट्रांसपोज निकालना बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। यानी कि ट्रांसपोज किस प्रकार से निकालते हैं, ट्रांसपोज का आगे आने वाली परिभाषाओं में बहुत उपयोग होगा। ठीक है, ट्रांसपोज निकालेंगे, ट्रांसपोज का किसी मैट्रिक्स से गुणा करेंगे, किस प्रकार से इनके गुणधर्म होते हैं, ट्रांसपोज के भी गुणधर्म होते हैं दोस्तों, उन गुणधर्मों को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ट्रांसपोज के कुछ गुणधर्म है वो भी मैं आपको बता देता हूं। यानी कि कोई मैट्रिक्स है वो अपन ट्रांसपोज के साथ में किस प्रकार से व्यवहार करता है, यानी कि प्रॉपर्टीज क्या है इसकी। यानी कि अब तो हम किसका, पहले तो हम अवयव के गुणधर्म पढ़ रहे थे और अवयव के गुणधर्म में परिवर्त अवयव हमने पढ़ी, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हमने पढ़ा और उसके गुणधर्म है वो भी मैं आपको बता देता हूं। यानी कि अगर a प्लस माइनस b की ट्रांसपोज निकालें हम, यानी कि दो मैट्रिक्स का अगर हम योग करें या फिर माइनस घटाव करें, यानी कि योग करें और घटाव करें और उनका ट्रांसपोज हम अगर निकालें तो दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज के बराबर हो जाता है, दोनों के अलग अलग ट्रांसपोज के योग के बराबर प्राप्त होता है। यह प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, यानी कि दो अगर मैट्रिक्स का गुण योग और घटाव करके अगर हम उनका ट्रांसपोज निकालें तो दोनों के अलग अलग ट्रांसपोज के योग और घटाव के बराबर होता है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। 2 नंबर प्रॉपर्टी क्या है दोस्तों, कि यानी कि किसी मैट्रिक्स को अदिश राशि से गुणा करके, यानी कि कोई अदिश राशि है उसको गुणा करके उसका अगर उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो के क्या आ जाएगा दोस्तों, के आ जाएगा बाहर और ए की ट्रांसपोज इस प्रकार से हमें प्राप्त होगा। तो ट्रांसपोज के ये गुणधर्म है, ये आपको ध्यान में रखने हैं। पहला क्या है, दोनों किसी दो मैट्रिक्स को अगर योग करके या फिर घटाव करके अगर हम उनका ट्रांसपोज निकालेंगे तो हमारे पास पहले का ट्रांसपोज प्लस माइनस दूसरे का ट्रांसपोज अलग अलग रूप से प्राप्त होगा। दूसरा, अगर किसी अदिश राशि से गुणा करके किसी मैट्रिक्स का उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो अदिश राशि बाहर अलग हो जाएगी और उसका हमें ट्रांसपोज हमें प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम देखते हैं तीसरा, मल्टीपल का। यानी कि कोई दो मैट्रिक्स का गुणा करके अगर हम ट्रांसपोज निकालेंगे। अब देखो दोस्तों, क्रम का बहुत ज्यादा महत्व होता है, ये थोड़ा आपको ध्यान रखने योग्य बात है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेंगे इसको। यानी कि दो मैट्रिक्स का अगर हम गुणा करें, दो मैट्रिक्स का अगर हम गुणा करें ए गुणा बी, ठीक है, और उनका ट्रांसपोज निकालें तो पहले किसका ट्रांसपोज लिखा जाएगा, बी का ट्रांसपोज लिखा जाएगा, फिर ए का ट्रांसपोज लिखा जाएगा। ठीक है, यानी कि ए बी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो बी की ट्रांसपोज और गुणा में ए की ट्रांसपोज, इसमें क्रम का बहुत ज्यादा महत्व है दोस्तों। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे क्या होता है, इतना ये जो नियम थे वो यानी कि योग और घटाव के और गुणा के जो नियम थे वो आपको समझ में आ गए होंगे। आगे हम देखते हैं कि अगर ए कोई वर्ग आव्यूह है। अब सीधी सी बात है, वर्ग आव्यूह का मतलब होता है समान क्रम की मैट्रिक्स। ठीक है, अब आगे वाला नियम हम पढ़ते हैं रूल 2। ठीक है, रूल 2 कौन सा है इसमें, रूल 2 में हम देखते हैं कि अगर ए एक वर्ग आव्यूह है। अब यानी कि इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि अगर ए एक वर्ग आव्यूह है तो ये ट्रांसपोज के रूप में किन गुणधर्मों का पालन कर सकता है। ठीक है, यानी कि अगर ए एक वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह का मतलब मैंने आपको बता ही दिया कि रो बराबर क्या होंगे, कॉलम होंगे। रो बराबर क्या होंगे दोस्तों, यानी कि पंक्तियों के बराबर में क्या होंगे, सम होंगे। ठीक है, तो रो बराबर कॉलम सॉरी दोस्तों, तो उनका पहला नियम क्या होगा दोस्तों, यानी कि a प्लस ए डैश है ना, यानी कि कोई मैट्रिक्स है और उसमें अगर हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जोड़ेंगे तो वो क्या प्राप्त होगा, हमें सममित मैट्रिक्स प्राप्त होगी। सममित मैट्रिक्स प्राप्त होगा, वो क्या प्राप्त होगा, सममित मैट्रिक्स प्राप्त होगा। अब ये सममित क्या होता है, असममित क्या होता है, वो मैं जस्ट आगे वाला टॉपिक है उसमें बताऊंगा। ठीक है, यानी कि ए में ए जोड़ेंगे तो सममित मैट्रिक्स प्राप्त होगा,
और 2 नंबर क्या है, बाद में भी इनको मैं क्या है परिभाषित करूंगा। अगर दोनों कोई मैट्रिक्स है उसमें से उसका ट्रांसपोज अगर घटाते हैं, अगर उसका ट्रांसपोज अगर घटाते हैं तो वो क्या होता है, विषम सममित मैट्रिक्स प्राप्त होता है, विषम सममित मैट्रिक्स हमें प्राप्त होगा। ठीक है, और अगर किसी मैट्रिक्स का गुणा उसके ट्रांसपोज से करते हैं तो वो क्या होता है, सममित मैट्रिक्स होगा, सममित मैट्रिक्स प्राप्त होगा। और अगर हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालते हैं तो वापस वही मैट्रिक्स हमें प्राप्त हो जाएगी। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम निकालते हैं, यानी कि एक बार ट्रांसपोज निकाला फिर दोबारा उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो सेम टू सेम वही मैट्रिक्स हमें क्या हो जाएगी दोस्तों, प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये गुणधर्म थे ट्रांसपोज के, यानी कि मैट्रिक्स है वो ट्रांसपोज के रूप में किस प्रकार से गुणधर्मों को परिभाषित करता है, वो चीजें थी। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि ये जो सममित होता है, ये विषम सममित होता है, ये क्या चीज होती है। ठीक है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है वो हम देखते हैं। यानी कि ट्रांसपोज यानी कि परिवर्त अवयव आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, बिल्कुल बेसिक से बताया है, कोई चीज मैंने छोड़ी नहीं है, एकदम आसानी से एग्जाम्पल के साथ में मैंने ये चीजें आपको बताई है दोस्तों। ठीक है, तो सममित, अब ये इनके रूल हमने देख लिए, वर्ग अवयव अगर होता है तो ये कंडीशन है, तो ये इस प्रकार से रूल इसके परिभाषित होंगे। अगर ही अब हम देखते हैं कि सममित और विषम सममित मैट्रिक्स क्या होता है, सममित और विषम सममित मैट्रिक्स। देखिए दोस्तों, चीजें आपको बहुत ही ज्यादा आसान करके बताई जा रही हैं, और ये क्या है, बहुत बेसिक ज्ञान है दोस्तों। अगर आप इन बेसिक चीजों को पकड़ लेंगे ना तो आगे की चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, आगे भी हम सारे क्वेश्चन करेंगे, सारी पूरी प्रश्नावली करेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन इसका करेंगे, तो उसमें क्या है कि ये चीजें अगर आप बेसिक से क्लियर कर लोगे तो आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आगे हम देखते हैं सममित मैट्रिक्स। सममित मैट्रिक्स, सममित मैट्रिक्स यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैंने अभी अभी आपको गुणधर्म बताए थे कि अगर किसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स से गुणा करते हैं या फिर जोड़ते हैं ना, या फिर जोड़ते हैं, तब हमें सममित मैट्रिक्स प्राप्त होती है। तो सममित मैट्रिक्स क्या होती है वो चीज हम देखते हैं। ठीक है, तो सममित मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है। ठीक है, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है और मैट्रिक्स है 2 -3 -3 4, ये कोई 2 गुणा 2 क्रम की मैट्रिक्स है। सममित मैट्रिक्स की परिभाषा में आपको बता रहा हूं कि सममित मैट्रिक्स क्या होता है। मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है 2 -3 और 4। ठीक है, अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, यानी कि ए की टी हम निकालते हैं, तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, पंक्ति है उसको स्तंभ में चयन कर देंगे -3, और इस प्रकार से -3 और 4, 2 गुणा 2 क्रम की हमें मैट्रिक्स प्राप्त होगी। अब ध्यान से देखोगे तो ए जो मैट्रिक्स थी वो इस प्रकार की थी और उसका हमने ट्रांसपोज भी निकाल लिया, तो भी वो सेम टू सेम मैट्रिक्स हमें प्राप्त हो गई। इससे क्या प्रूव होता है, इससे क्या सिद्ध होता है, इससे यही सिद्ध होता है कि सममित मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होती है जिसमें a बराबर a की टी, यानी कि किसी मैट्रिक्स है ना, उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी उसके बराबर हो तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, सममित मैट्रिक्स कहलाएगी दोस्तों। ठीक है, यानी कि कोई मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी उसके बराबर हो, ट्रांसपोज भी उसके बिल्कुल बराबर हो, तब वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी दोस्तों, सममित मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, आपको याद रखना है कि a बराबर a की टी। ठीक है, यानी कि ट्रांसपोज और मैट्रिक्स है दोनों आपस में बराबर होंगे, इतना आपको ध्यान में रखना है। तो ये थी परिभाषा। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको और लेके बताता हूं कि किस प्रकार से होता है। 3 गुणा 3 के क्रम की भी मैट्रिक्स हम लेंगे इसमें। ये क्या है दोस्तों, यूनिक एग्जांपल होते हैं इसके। ठीक है, अब देखते हैं कि हमने कॉनिक सेक्शन में एक चीज पढ़ी थी, यानी कि कॉनिक सेक्शन 11वीं क्लास का जो चैप्टर मैंने करवाया था उसमें कॉनिक सेक्शन में क्या था, व्यापक द्विघात समीकरण क्या थी, व्यापक
देखो दोस्तों, पॉइंट से तो हटना नहीं है, ये थोड़ा मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से बताता हूं कि एक यूनिक एग्जांपल इसका क्या हो सकता है। ठीक है, तो व्यापक द्विघात समीकरण में हमने पढ़ा था दोस्तों, 5xy बराबर ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ये था दोस्तों व्यापक द्विघात समीकरण कोनिक सेक्शन का था। उसमें मैंने 11वीं क्लास का जो चैप्टर करवाया है कोनिक सेक्शन, उसमें मैं वर्ग तक पहुंचा हूं, तो उसमें ये चीजें मैंने सारी पहले करवा दी है। तो ये इनके नियम है, इनके गुणधर्म है, ये इनमें किस प्रकार से कभी इनमें वर्त प्राप्त होता है, किसमें दीर्घवर्त होता है, किसमें वर्त अति परवलय परवलय किस प्रकार से प्राप्त होते हैं, मेन ये इक्वेशन होती है। तो इसमें से हम क्या है, त्रिभुज का मान निकालते हैं दोस्तों। इसमें से हम किसका मान निकालते हैं, त्रिभुज का, और उसके बेस से हम देखते हैं कि क्या हमें प्राप्त होगा। तो त्रिभुज में इसमें ABC प्लस 2FGH और माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर प्लस माइनस CH स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, ये होता है। यानी कि डेल्टा बोल सकते हैं। डेल्टा के आधार पर, इसके मान के आधार पर हम उसमें देख रहे थे कि रेखा युग्म प्राप्त हो रहा था या फिर वर्त क्या प्राप्त हो रहा था, इस प्रकार की चीजें वो अलग टॉपिक है। परंतु मैं आपको अब ये जो चीज है ना, इसको सारणिक रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है, और इसकी जो सारणिक प्राप्त होगी ना, मैं यूनिक एग्जांपल देने के लिए आपको ये चीजें थोड़ी सी हटके बताई है कि किस प्रकार से मैथ के अंदर मैट्रिक्स का उपयोग होता है। ठीक है, तो ये जो चीज है इसको हम मैट्रिक्स के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स को हल करने का तरीका भी होता है, वो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हम किस प्रकार से निरूपित करते हैं, यानी कि डेल्टा कोई मैट्रिक्स है वो किस प्रकार से लिखी जाएगी। विकर्ण के अवयव आएंगे, इसमें A B और C लिखे जाएंगे। यहां से हम शुरू करेंगे F और G H, और यहां से फिर शुरू करेंगे F और G और H। यानी कि ये जो चीज है उसको हम मैट्रिक्स में इस प्रकार से निरूपित कर सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये जो डेल्टा का मान है उसको हम मैट्रिक्स के रूप में लिख सकते हैं, और ये जो डेल्टा है वो है सममित मैट्रिक्स। वो क्या है, सममित मैट्रिक्स है। और सममित मैट्रिक्स क्यों है उसको मैं आपको बताता हूं, क्योंकि डेल्टा डैश अगर हम निकालेंगे, डेल्टा डैश यानी कि इसका ट्रांसपोज जब हम निकालेंगे, तो ट्रांसपोज निकालेंगे तो पहले पंक्ति है उसको सम में चेंज करेंगे, सीधी सी बात है। पंक्ति ये है तो AHG, पंक्ति ये है तो पंक्ति को सम में चेंज कर दिया। फिर ये पंक्ति है तो इसको सम में चेंज कर देंगे, HBF और GFC। अब देख लो दोस्तों क्या निकल के आया है। यानी कि एक यूनिक एग्जांपल मैंने आपको लिख के बताया कि सममित मैट्रिक्स किस प्रकार की होती है। ये जो है इसका जो एरिया है उसको मैट्रिक्स के माध्यम से इस प्रकार से लिखते हैं, और ये जो सममित मैट्रिक्स है इसको अगर हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो दोनों बिल्कुल बराबर प्राप्त हो रही है, मैट्रिक्स एकदम डिटो कॉपी प्राप्त हो रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सममित मैट्रिक्स। तो आशा करता हूं आपको सममित मैट्रिक्स बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। यानी कि किसी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज निकालें तो उस मैट्रिक्स में कोई भी फर्क ना पड़े, तब वो क्या कहलाएगा, सममित मैट्रिक्स, यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी दोस्तों। ठीक है, सममित को इंग्लिश में बोलते हैं सिमेट्रिक। ठीक है, अब ये था सममित मैट्रिक्स। आगे बढ़ा हम देखते हैं 2 नंबर विषम सममित मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्यू, विषम को स्क्यू और सममित को सिमेट्रिक और मैट्रिक्स अवयव को मैट्रिक्स, यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी कि विषम सममित मैट्रिक्स। 2 नंबर है इसमें विषम सममित मैट्रिक्स यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आती है बात विषम सममित मैट्रिक्स। सममित मैट्रिक्स हमने पढ़ ली। सममित मैट्रिक्स सीधी सी क्या थी, ये थी कि अगर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे तो वह बराबर आएगा। परंतु विषम सममित में ऐसा अलग क्या होगा कि हम ट्रांसपोज निकालें और बराबर में क्या आ जाए, उसका उल्टा आ जाए। उल्टा का मतलब ये नहीं है कि मतलब उल्टा हो जाए, उसका मतलब है कि माइनस बाहर आ जाए, यानी कि ऋणात्मक मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए। ठीक है, यानी कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो उसका ट्रांसपोज अगर हम निकालें तो उसका ट्रांसपोज हमारे पास क्या आ जाए, -a की t प्राप्त हो जाए। ठीक है, -a की t प्राप्त हो जाएगा, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, विषम सममित मैट्रिक्स बोलेंगे। उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, विषम सममित। ठीक है, ट्रांसपोज निकालेंगे, ट्रांसपोज के आगे माइनस आ जाए,
ठीक है, यानी कि माइनस बाहर निकल के आ जाए और अंदर बची हुई मैट्रिक्स है वो सेम टू सेम मैट्रिक्स हमें प्राप्त हो जाए, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी दोस्तों, विषम समित मैट्रिक्स हमें प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, एग्जांपल में लेके आपको बता देता हूं किस प्रकार से होगा। 0, ठीक है, -2, 2 और 0, ये कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, और 2 गुणा 2 क्रम की ये मैट्रिक्स है। अगर हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, ट्रांसपोज निकालेंगे तो सीधी सी बात है, हम क्या करें, इसको पंक्ति है उसको स्तंभ में टेक दो और स्तंभ को पंक्ति में टेक दो, बात बन जाएगी। यानी कि किस प्रकार से बना देंगे, 0 -2 और ये जो 2 है ये 0 यहां पे आ गया। अब हम ध्यान से देखते हैं दोस्तों, तो यहां पे जो -2 था वो इसमें क्या आ गया, प्लस का 2 आ गया। बात रही है सिर्फ माइनस प्लस की। अवयव सेम आए हैं, 0 2 2 0 अवयव आए हैं, बिल्कुल सेम, बिल्कुल डिट्टो अवयव आए, परंतु बात रही है माइनस की। यानी कि यहाँ पे जो माइनस था यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे जो प्लस था वो यहाँ पे माइनस हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको खींच के अंदर से माइनस को बाहर निकाल देंगे, खींच के अंदर से बाहर निकाल लेंगे तो हमारे पास -a की ट्रांसपोज हमें किस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा, 0, तो 0 का तो क्या है, माइनस निकाल दो प्लस निकाल दो, 0 0 ही होता है। ठीक है, तो ये जो 2 था ये -2 में चेंज हो जाएगा, और ये माइनस का 2 था ये 2 में चेंज हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, अब देखो बात बनी कि नहीं बनी। अब जो हमने माइनस बाहर निकाला है तो इसमें क्या आ जाएगा, सेम टू सेम मैट्रिक्स प्राप्त हो गई अंदर की। ये जो 0 -2 2 और 0 बिल्कुल सेम टू सेम, सिर्फ कमी किसकी थी, माइनस बाहर निकालने की। तो विषम समित में क्या होगा दोस्तों कि अगर किसी मैट्रिक्स का उसका ट्रांसपोज हम निकाल रहे हैं तो माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि a बराबर होगा -a की t के बराबर होगा। ठीक है, तो ये आपको इतना ध्यान रखना है। तो विषम समित मैट्रिक्स का ये उदाहरण है। एक एग्जांपल मैं आपको और लेके बताता हूं, उसके बाद में आगे चलते हैं दोस्तों। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एग्जांपल है, मान लीजिए a बराबर ये है, ठीक है, और 0h g और -h0 -g है और -gf है और यहां पे है 0। ठीक है, ये हमारे पास 3 × 3 क्रम की कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, और अगर इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो a की t बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास पंक्ति को स्तंभ में चेंज करेंगे तो 0h g आ जाएगा, फिर -h0 -g आ जाएगा दोस्तों, और यहाँ पे -gf है 0 आ जाएगा। ठीक है, ये वाली जो मैट्रिक्स है हमारे पास प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, ये a की ट्रांसपोज है। ठीक है, परंतु यहाँ पे हम देख रहे हैं कि a की जो ट्रांसपोज है उसमें अंतर सिर्फ माइनस का है, जहां पे इसमें प्लस है उसमें ये इसमें क्या है, माइनस है। तो खींच के माइनस को बाहर निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -12 आता ही -a की t प्राप्त होगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो है ना, मैट्रिक्स हमें प्राप्त हो जाएगी, सिर्फ माइनस बाहर निकालने की देरी थी। ठीक है, तो विषम सममित मैट्रिक्स में क्या होता है दोस्तों, सीधी सी बात है, विषम सममित मैट्रिक्स में क्या होता है, -12 आते ही क्या हो जाता है, सेम टू सेम मैट्रिक्स हमें प्राप्त हो जाता है। यानी कि ट्रांसपोज निकालने के बाद अगर हम -12 ले लेते हैं और -12 आ जाता है और अंदर वाली मैट्रिक्स है वो सेम टू सेम उसी मैट्रिक्स के बराबर प्राप्त हो जाती है, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है दोस्तों, विषम सममित मैट्रिक्स कहलाती है। यानी कि किसी मैट्रिक्स में अगर उसका ट्रांसपोज ऋणात्मक रूप से बराबर है तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, विषम सममित मैट्रिक्स कहलाती है दोस्तों। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको दोबारा से वो जो प्रॉपर्टी मैंने बताई थी वो बता देता हूं, विषम सममित और सममित वाली। वो प्रॉपर्टी क्या थी दोस्तों, प्रॉपर्टी थी वो, यानी कि कोई मैट्रिक्स है अगर उसमें ट्रांसपोज जोड़ें तो वो सममित मैट्रिक्स प्राप्त होगी, हमेशा सममित मैट्रिक्स हमेशा प्राप्त होगी, या फिर हमें गुणा करेंगे तो भी हमें क्या हो जाएगा, सममित मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी। अगर कोई मैट्रिक्स है उसमें उसका ट्रांसपोज जोड़ दें या फिर उसके ट्रांसपोज से गुणा कर दें तो हमारे पास जो एक मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो सममित ही प्राप्त होगी। ठीक है, वो मैट्रिक्स क्या प्राप्त होगी दोस्तों, सममित मैट्रिक्स प्राप्त होगी। 3 नंबर बात क्या थी, अगर मैट्रिक्स में से उसका ट्रांसपोज घटा देंगे, ट्रांसपोज घटाएंगे तो सीधी सी बात है वो मैट्रिक्स हमेशा विषम सममित मैट्रिक्स प्राप्त होगी। विषम वो मैट्रिक्स है वो कौन से गुणधर्म का पालन करेगी, विषम सममित मैट्रिक्स का पालन करेगी, यानी कि उसमें ऋणात्मक रूप से -12 आएगा। ठीक है, तो ये है इसकी प्रॉपर्टी, इतना आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में हम देखते हैं एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, काफी इंपॉर्टेंट है, यानी कि किसी मैट्रिक्स को उसके सममित और विषम सममित
सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में लिखा जा सकता है। नियम है कि किसी मैट्रिक्स को उसके सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में लिखा जा सकता है। बात है ये, ठीक है। तो मैंने आपको अभी अभी बताया कि a प्लस ए की टी क्या है, सममित है। a प्लस ए की टी क्या है, सममित है। और a माइनस ए की टी क्या होती है, विषम सममित। अभी अभी मैंने बताया है, ठीक है, ठीक है। तो कोई मैट्रिक्स a है तो इसका आधा और इसका आधा, ठीक है। कोई मैट्रिक्स A हमने ले रखी है, उसकी सममितता के रूप में क्या होती है, मैंने अभी अभी बताया a प्लस ए की टी सममित होती है, a माइनस ए की टी विषम सममित होती है। तो दोनों को हम आधा आधा लेंगे तो बनेगा क्या, एक। दोनों को आधा आधा लेंगे तो बनेगा क्या, एक, ठीक है। तो दोनों को आधा आधा मैंने ले लिया, 1/2 a प्लस ए की टी प्लस 1/2 a माइनस ए की टी, और बराबर है इसको किसके रूप में लिखा जा सकता है, a के रूप में लिखा जा सकता है। इसको परिभाषित रूप में किस प्रकार से लिखेंगे, परिभाषा रूप में किस प्रकार से लिखेंगे कि कोई मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स है तो उसके सममित रूप पे, ठीक है, सममित, उसको सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में हम लिख सकते हैं, ठीक है। किसी मैट्रिक्स को उसके सममित और विषम सममित के योग के रूप में लिख सकते हैं। ये है गुणधर्म, इसको आपको स्टार लगा के याद रख लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। एग्जाम ये क्या है, क्वेश्चन करने में काम में आते हैं दोस्तों ये चीजें क्वेश्चन करने में अगर कोई किसी मैट्रिक्स का, अगर हमें कोई मैट्रिक्स दी हुई है तो उसको इस प्रकार से सममित और विषम सममित के रूप में लिख सकते हैं। इस प्रकार से अगर हमें बोलेगा कि उसकी विषम सममित मैट्रिक्स ज्ञात करो तो इस प्रकार से इस भाग को निकाल लेंगे, इस भाग का इधर करके, ठीक है। पक्षांतरण के माध्यम से हम इसको निकाल सकते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे टॉपिक ये थे मैट्रिक्स के कुछ गुणधर्म। आगे हम देखते हैं एग्जाम्पल। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि अवयवों की संख्या, मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या क्या होगी, मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स। इंग्लिश वालों, इंग्लिश लिख के बता रहा हूं, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। कोई भी चीज अगर हिंदी में है उसका इंग्लिश में साथ में लिख रहा हूं, सारी चीजें इंग्लिश में साथ में बता रहा हूं, ठीक है। यानी कि मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या, यानी कि नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या कितनी होगी, सीधी सी बात है। यानी कि मैट्रिक्स का जितना क्रम होगा उस, यानी कि रो और कॉलम का जो क्रम है उनको गुणा करके जो आएगा वो क्या होगा, मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या होगी, ठीक है। यानी कि मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है और वो है 3 गुणा 4 क्रम की, 3 गुणा 4 क्रम की कोई मैट्रिक्स है, तो उसमें अवयव क्या होंगे दोस्तों, अवयव होंगे, दोनों को गुणा करके हमें जो प्राप्त होगा वो अवयव होंगे, यानी कि 3 चौके 12 अवयव होंगे। इसी प्रकार से अगर कोई 2 गुणा 6 क्रम की है तो उसमें 12 अवयव होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। उसके बाद में हम आगे क्वेश्चन सोल्व करते हैं, किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं दोस्तों, अब हमें कोई मैट्रिक्स लिखनी है, क्वेश्चन है 2 गुणा 3 क्रम की मैट्रिक्स लिखो, ठीक है। राइट 2 into 3 ऑर्डर मैट्रिक्स, ठीक है, 2 गुणा 3 क्रम की कोई मैट्रिक्स है वो लिखो, ठीक है। तो उसका हम, और इसमें क्या है, कंडीशन क्या दे रखी है, कंडीशन क्या है, कंडीशन पहली हमें दी हुई है कि अवयवों को किस प्रकार से लिखा जाए, ए आई जे बराबर किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाए, 2i into j रूप में लिखा जाए, ठीक है। कंडीशन ये है, इस कंडीशन से हमें 2 गुणा 3 क्रम की मैट्रिक्स बनानी है। सीधी सी बात है, 2 गुणा 3 क्रम की मान ली
तो मान लीजिए पंक्ति क्या होंगी, रो क्या होंगी, रो होंगी 2 और कॉलम कितने होंगे 3, यानी कि 2 पंक्ति 3 कॉलम, 2 पंक्ति 3 कॉलम, 2 पंक्ति 3 कॉलम की इस प्रकार से हमें क्या है बना लेनी चाहिए। यानी कि यहाँ पे A11 लिखा जाएगा और यहाँ पे A12 लिखा जाएगा और यहाँ पे A13 लिखा जाएगा। यानी कि पहली पंक्ति इस प्रकार से लिखा जाएगी, पहली पंक्ति 1 1 आएगी और कॉलम क्या है 1 2 3 कॉलम बन रहे हैं। इसी प्रकार से दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ है, दूसरी पंक्ति है पहला स्तंभ है और दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ और दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, इस प्रकार से लिखा जाएगा। यानी कि पंक्ति हमारे पास 2 ही है, ये बन गई 2 गुणा 3 क्रम की, ठीक है, 2 गुणा 3 क्रम की बन गई। हमने रिप्रेजेंटेटिव के रूप में हमने अवयव लिख लिए ये। अब इन अवयवों का मान निकालेंगे हम, अब हम इन अवयवों का मान निकालेंगे ऑर्डर के आधार पे। ऑर्डर किस प्रकार से सेट करना है, 2i गुणा j के रूप में सेट करना है, ठीक है। यानी कि जो ऑर्डर है ना 2i गुणा j के रूप में किस प्रकार से करेंगे, यानी कि i का मान 1 है और j का मान भी 1 है, तो i का मान 1 और j का मान भी 1 रखेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2, ठीक है। और i का मान 1 रखेंगे और j का मान कितना रखेंगे 2 रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। कितना आ जाएगा दोस्तों 4। इसी प्रकार से हमारे पास क्या आ जाएंगे मान आते चले जाएंगे, ठीक है। सॉरी ये क्या है दोस्तों, यहाँ पे 2i प्लस गुणा j नहीं है, यहाँ पे प्लस j है, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है गुणा j नहीं है, यहाँ पे प्लस j है, प्लस j है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3 बन जाएगा। और दूसरा क्या है 2 एकम 2 और 2 दूनी 2 एकम 2 और 2 4 हो जाएंगे, ठीक है। ये निकालेंगे तो 2 एकम 2 और 3 5 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें रखते जाएंगे मान और निकलता जाएगा। तो 2 दूनी 4 1 5 निकल जाएगा और 2 दूनी 4 और 2 6 निकल जाएगा और i का मान 2 है, j का मान 3 है, तो 2 दूनी 4 और 3 7 निकल जाएगा। इस प्रकार से 2 इंटू 3 क्रम की हमारे पास मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया आपको कि किस प्रकार से मैट्रिक्स है हम निकालते हैं। यानी कि ऑर्डर हमें दिया हुआ है तो ऑर्डर किस प्रकार से निकालेंगे। ऑर्डर में ध्यान रखना है कि पहला जो क्रम है, पहला जो लिखा होता है वो पंक्ति होती है, रो होता है, दूसरा जो लिखा होता है वो कॉलम की संख्या होती है और कंडीशन हमें सामने वाला देगा तो पहले हम इस प्रकार से बना लेंगे। उसके बाद में क्या है सीधा ऑर्डर में मान रखना है और हमें एलिमेंट्स प्राप्त हो जाएंगे। एलिमेंट्स प्राप्त होते ही हमें यहाँ पे क्या लिखना, ऑर्डर लिख देना है और हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगी दोस्तों मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम देखते हैं एग्जाम्पल और आगे। अब देखिए दोस्तों तुलना सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स की तुलना होती है। तुलना कौन सी मैट्रिक्स की होती है, यानी कि कंपैरिजन कौन सी मैट्रिक्स का होता है, यानी कि जिन मैट्रिक्स का जो क्रम है ऑर्डर है वो सेम हो, उसी मैट्रिक्स की क्या होती है दोस्तों तुलना हो पाती है, नहीं तो तुलना नहीं हो सकती, ठीक है। यानी कि 2 मैट्रिक्स अगर सेम ऑर्डर की हैं तब हम उसकी क्या कर सकते हैं तुलना कर सकते हैं, उनको बराबर रख सकते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर क्या होगा दोस्तों सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम होगा, ऑर्डर सेम होगा तो हम क्या कर सकते हैं उनकी कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। आगे वाला एग्जांपल है मैं आपको बता देता हूं कि a बराबर क्या है 2 0 x प्लस 3 y माइनस 4 4 6, ये क्या है दोस्तों। और कोई मैट्रिक्स b दी है हमें इस प्रकार से बराबर में दी है, b कोई मैट्रिक्स है वो क्या दी है हमारे 2 0 6 और माइनस 2 4 2z, इस प्रकार से हमें मैट्रिक्स दी है और हमें बोला है कि a और b है वो दोनों बराबर मैट्रिक्स है, बराबर मैट्रिक्स है। तो बराबर करने के लिए हमें पहले सबसे पहले ध्यान होना चाहिए कि जो मैट्रिक्स है ये 2 गुणा 3 क्रम की है तो ये भी मैट्रिक्स होनी चाहिए, वो 2 गुणा 3 क्रम की होनी चाहिए, नहीं तो हम तुलना नहीं कर सकते दोस्तों, ठीक है। तो ये 2 गुणा 3 क्रम की दोनों मैट्रिक्स हैं। हमें बोला है कि इसमें से हमें मान निकालना है ठीक है। तो मान निकालना है तो सीधी सी बात है, अगर समान क्रम की समान मैट्रिक्स है तो अवयव भी समान होंगे। और कौन से अवयव समान होंगे, संगत बोला जाएगा दोस्तों, संगत अवयव भी समान होंगे। अब सीधी सी बात है कि समान क्रम की समान मैट्रिक्स है
ठीक है, क्रम भी समान होना चाहिए और दोनों मैट्रिक्स की कंडीशन ये दी हुई हो कि वो मैट्रिक्स दोनों आपस में बराबर हैं, तो संगत अवयव भी क्या होंगे दोस्तों, समान होंगे। और यहां से हम एक्स वाई जेड का हम क्या निकाल सकते हैं, सॉरी मान है, हम यहां से निकाल सकते हैं। तो सीधी सी बात है, तुलना करेंगे संगत अवयवों की। तो ये अवयव कौन सा है दोस्तों, ये अवयव है A13, यानी कि पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ है, और इसका A13 कौन सा है, ये वाला है। तो तुलना करेंगे, यानी कि x + 3 बराबर हमें 6 दिया है, तो x का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हमारे पास जो A21 दिया हुआ है, यानी कि दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ है, यानी कि उसकी तुलना करेंगे तो y - 4 बराबर यहां से -2 से होगी, तो इसका मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर हम इन दोनों की तुलना करेंगे z निकालने के लिए, तो 2z बराबर हमारे पास कितना आएगा, z 6 आ जाएगा और z बराबर आ जाएगा 3। तो इस प्रकार से हम क्या है, तुलना कर सकते हैं दोस्तों। तो देखा आपने, आज हमने छोटी छोटी चीजों के बारे में अध्ययन किया, मैट्रिक्स की बहुत सी बेसिक चीजों के बारे में जाना। अब इस मैट्रिक्स का योग हम कल करेंगे, आगे वाली क्लास में करेंगे, परंतु मैट्रिक्स की सिंपल जानकारी है वो हमने आज ग्रहण की है। ठीक है, यानी कि आज हमने क्या पढ़ा है कि मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज किस प्रकार से निकालते हैं। मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम किस प्रकार से निकालते हैं। उसके बाद में हमने ट्रांसपोज के गुणधर्म पढ़े कि ट्रांसपोज किस प्रकार से काम करता है। ठीक है, और तीसरा हमने पढ़ा कि ट्रांसपोज में सममित और विषम सममित मैट्रिक्स किस प्रकार से काम करती हैं। सममित मैट्रिक्स क्या होती है, विषम सममित क्या होती है, ये चीजें पढ़ी। और आज हमने ये भी पढ़ा कि सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के रूप में किसी भी मैट्रिक्स को हम लिख सकते हैं। उसके बाद में हमने कुछ एग्जाम्पल किए हैं। ठीक है, और ये आज का काम था दोस्तों। मैट्रिक्स को हम अवयवों के रूप में किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो ये सारी चीजें आज हमने पढ़ ली है। तो बाकी करेंगे आगे वाली क्लास में, मैट्रिक्स का योग हम किस प्रकार से करते हैं, मैट्रिक्स का गुणा हम किस प्रकार से करते हैं, मैट्रिक्स कम्यूटेटिव नियम का पालन करती है या नहीं करती है। ठीक है, एसोसिएटिव नियम यानी कि साचर्यता का पालन करती है या नहीं करती है, ये पढ़ेंगे आगे वाली क्लास में। तो दोस्तों आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।